नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने विपक्षी दल के नेताओं पर कसा तंज। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। विश्व कल्याण की कामना के साथ मार्कंडे महादेव परिसर में महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जप यज्ञ अनुष्ठान की हुई शुरुआत। और पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने विपक्षी दल के नेताओं पर जमकर तंज कसा। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे आजमगढ़ भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी दल के नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि पहले उनसे पूछा जाए कि भारत टूटा कब जो जोड़ा जा रहा है। कल्की धाम के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश के नए निर्माण में लगे हैं और भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि राम जी के खिलाफ बोलते हैं, राम जी ही उनका भविष्य तय करेंगे। भाजपा बांटने का काम नहीं करती बल्कि पूरे देश के लिए काम करती है। वहीं अखिलेश यादव के यादव समाज के सबसे बड़े हितैषी होने के सवाल पर कहा कि यदि ऐसा होता तो वो यादव समाज के कल्याण पर ध्यान देते। उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए, जबकि उन्होंने इंडिया गठबंधन किया जिसका कोई भविष्य नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंच रही है कि वहाँ पे स्मृति ईरानी की भी जो है यात्रा है। इस तरीके से देखते हैं भारत टूटा कब गए उसको जोड़ रहे हैं, पहले उनसे पूछिए जी। कल्की धाम का एक प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नए निर्माण में लगे हुए हैं और भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। आपने अभी देखा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद जो है ये कल्की धाम का भी उन्होंने शुरुआत किया। निर्मला जी, राहुल गांधी जब बनारस आया तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन उन्होंने त्रिकुंड नहीं लगाया। क्या कहेंगे इसके बारे में? यात्रा तो कर रहे हैं, ये तो राहुल जी बता पाएंगे ना, हम कैसे बताएं? धार्मिक वो अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं कि हम दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार है उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो राहुल जी बता पाएंगे कि वो किस तरह की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं। लेकिन निरहुआ जी, जिस तरीके से जो लोग राम के अस्तित्व से सवाल उठाते थे, आज चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के भी साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो है सपा से अलग होकर नई पार्टी अब बना चुके हैं। लगातार हिंदू धर्म हो या भारतीय संस्कृति, उस पर वो टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है निरहुआ जी, उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? अब उनका भविष्य तो राम जी तय करेंगे। राम जी के खिलाफ बोलते तो राम जी ही उनका भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। ओबीसी समाज से आते हैं, आरक्षण के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो गरीब है, गरीब जाति अपने आप में एक गरीब है, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है। और जब किसान के लिए काम करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित सभी आते हैं। अगर महिलाओं के लिए काम करते हैं तो उसमें सभी वर्ग जाति के लोग आते हैं। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है। गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि गांधी परिवार का ही लड़ेगा। तो क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, लेकिन इस बार सोनिया गांधी भी वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, अभी आने वाला जो समय है, पूरा देश राममय हो चुका है और पूरा देश अब ये समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोग कितना भी विरोध कर लें पर वो रुकने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेगी क्या?
मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना था, बन गया। अब आगे जो है, प्रधानमंत्री जी ने सीधा संकेत दे दिया पूरे देश को कि राम से राष्ट्र ही होगा। कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। कल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी अंदर जब दर्शन किए गर्भगृह में, उस दौरान की फोटो नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते हैं वो दर्शन कांग्रेस का आरोप है उनका फोटो वायरल होता था सोशल मीडिया के लिए। तो ये तो जो लोग फोटो खींचते हैं वो जाने ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सांसद हैं आजमगढ़ के और राजनीति में भी आपकी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से एक बार फिर से वहां पर कोई कार्य होता तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सीधा। आपको लगातार सीधी कह रहा है कि कृपा पात्र से आप सांसद बने हुए हैं। जी जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, पूछिए। इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो धीरे धीरे एक एक करके दूर होते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार जो है जो विपक्ष है वो हुंकार भर रहा है कि इस बार बदलाव होगा। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के पास न नीति है और न नीयत है, और इसलिए वो लोग हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं पर फूट हो जाती है उनके अंदर। अगर उनके पास कोई चेहरा होता कि हम इस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो वो लड़ पाते थे, पर ऐसा होता नहीं है। वो पहले निजी स्वार्थ में गठबंधन बनाते हैं, पर जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो एक एक करके फिर बिखर जाते हैं। अखिलेश हुए फरार निरहुआ सेटल है। मार्कंडेय महादेव महोत्सव में आपने एक बड़ी ललकार के साथ ये गीत गाया था, क्या कुछ संदेश रहा, क्या कुछ इसका उद्देश रहा? मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो 1 साल हम लोगों को अवसर मिला, और 1 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछ रही है, जो 70 साल से मांग थी वो इन 1 साल में पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहां काम हुआ है, उसके बाद चाहे अखिलेश जी आए, चाहे उनके परिवार से आए, चाहे कोई आए, आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अब सरकार के साथ रहना है। और पूरा देश जानता है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही चलेगा। निरहुआ जी, ज्ञान वापी को लेकर के इसमें लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से 31 जनवरी को वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गया, मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, लेकिन यहाँ के जो संत हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम संगठन है वो लगातार ज्ञान वापी को लेकर के बातचीत कर रहा है। कोई साजिश काम नहीं आएगी। मुझे लगता है कि जब कोर्ट का आदेश आएगा तो कोर्ट के फैसला को हर किसी को मानना पड़ेगा। इस देश में सबसे ऊपर जो है वो न्यायालय है, और न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारा भी कर्तव्य है और सबका कर्तव्य है। निरहुआ जी, यदुवंशी समाज की बात कर ले तो माना जाता था कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार से जुड़े हुए राजनीतिक लोग आते थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए, उसके बाद लगातार इस पर बयानबाजी भी हुई। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? जो विवादित टिप्पणी दिया यादव समाज को लेकर के, यादव नाम लेकर के, क्या कहेंगे? उनका कहना ये था कि कहीं न कहीं यादव समाज को लेकर राजनीति हो रही है, हम असली हितैषी हैं यादव समाज। यादव के नेता वही है, उनका ये कहना। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। वो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना है तो भाजपा के साथ करते। वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है? तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव ने। एक सवाल और निरहुआ जी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब अखिलेश यादव भी उस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। कहीं न कहीं वो तकरार है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, कांग्रेस अब अकेले बचेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कब की खत्म हो गई है, कहाँ उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं बचा है। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया।
सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में लगभग 6 महीने से सीवर चौक है। ये वही वार्ड है जहां पर प्रत्येक वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करने आते हैं। उनके आगमन पर मुख्य मार्ग चमका दिया जाता है, वहीं अंदर गलियों का हाल बेहाल है। 6 महीने से कई बार जलकल विभाग, नगर निगम में शिकायत दर्ज कराया गया। नगर निगम से सफाई कर्मी आए, सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। जनवरी में विभाग द्वारा बोला गया था कि अभी ठंड बहुत ज्यादा है, सफाई करने में दिक्कत हो रही है, ठंड कम होगी तब अच्छे से सफाई हो पाएगी। अब जाकर ठंड खत्म होने के कगार पर है, फिर भी सफाई नहीं हुई। लोगों ने कहा कि लोगों को मजबूरी में इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सपा नेता अमन यादव ने सीवर के गंदे पानी में बैठकर आज विरोध दर्ज कराया। साथ में क्षेत्रीय जनता भी सहयोग करती रही और जिला अधिकारी से निवेदन किया गया कि वो एक बार क्षेत्र की गलियों का दौरा करें और क्षेत्रीय जनता को इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। इस दौरान सपा नेता अमन यादव, रवि यादव, पार्वती देवी, सीमा सिंह सहित क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। समस्या यही है कि देखिए दरवाजे पानी रोज भरा है। हाँ, रोज पानी भरा रहता है और हम लोग रोज निकलने के लिए एकदम परेशान हैं। घर से बाहर बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना होता है या किसी भी काम के लिए जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सुबह शाम एकदम निकलना मुश्किल है, एकदम हम लोग परेशान हैं। कितने दिनों से समस्या? अरे ये बहुत दिन से है परेशानी, 3-4 महीना हो गया, तब से हम लोग एकदम परेशान हैं। ये किस चीज का पानी है? नाले का? नाली का है, सीवर का पानी। तो इसकी आप लोगों ने शिकायत नगर निगम बहुत जगह किया है, सब लोग किए हैं शिकायत। बहुत लोग अभी कह तो रहे हैं कि मीडिया के भी लोग आए थे, सब कुछ। यहाँ के स्थानीय सभासद क्या बोले? वो बोले कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, तीसरा महीना है। पूरा पानी भरा था एकदम गली में, कम से कम 1 हफ्ते तक, और लोग परेशान थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, हाँ, उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? कुछ भी नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन? अब कोई भी करे, हमको किसी से लेना देना नहीं है, हमको अपना गली बनना चाहिए। हाँ, कोई भी आए। आज यहाँ पर हम लोग सीवर में बैठ के विरोध दर्ज कराने का कार्य किए हैं। ऐसा हम लोगों को मजबूरी, जो जलकल के अधिकारी हों चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, हमको मजबूर किया गया। हम लगातार 3 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये पानी का जल निकासी का सर साधन सफाई करा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनका कहना था कि जाड़ा कुछ कम होगा, कुछ जाड़ा कम होगा तो उसके बाद होगा। आज जाड़ा भी खत्म हो गया, सब कुछ हो खत्म। ये दुर्दशा ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के जो है वार्ड के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी पानी में से होकर जाती हैं। घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे वार्ड में अभी डेंगू चिकनगुनिया का बीमारी हुआ था, हर घर के लोग 3-3, 4-4 लोग पूरे घर के सदस्य बीमार थे, इन्हीं सब गंदगी के कारण हुआ था। बताइए, हम लोग हॉस्पिटल के अभाव में मर रहे हैं, हम लोग बीमार होने जा रहे हैं, 50-60 ठीक होने में लग रहा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं। आज ये सीर गोवर्धनपुर ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा गांव है जहां हर साल देश के प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने, या तो वो खाली दलित वोट का राजनीति करने आते हैं। आज देखिए मोदी जी आ रहे हैं, पूरा रोड चमक रहा है, पूरा जहां जाना चमक रहा है, लेकिन उसी के 100 मीटर अंदर हमारे वार्ड के गलियों का कौन देखेगा? हमारे वार्ड के गलियों का दुर्दशा कौन देखेगा? हमारे वार्ड के माता बहनों का समस्या तकलीफ कौन देखेगा? हमारे वार्ड के बच्चों का तकलीफ कौन देखेगा? इन सबको देखते हुए आज हमने विरोध दर्ज कराया और जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि माननीय जी, जिलाधिकारी महोदय, हम लोग के सीर गोवर्धनपुर वार्ड के गलियों पर भी ध्यान दिया जाए। रोड तो आप आ रहे हैं, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा है, लेकिन वार्ड के अंदर गलियों का देखभाल कौन करेगा? यहाँ पे सीवर से छुटकारा कौन दिलाएगा? यहाँ से सीवर में से हम लोग को गुजरना पड़ता है। बीमारियों का 6 बजे के बाद घर के बाहर कोई नहीं निकलता है, मल जल तैर रहा है रास्ते में। बताइए, दुर्भाग्य है हम लोगों का। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कि जल्द से जल्द सीर गोवर्धनपुर वार्ड की इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए। हमारे बुजुर्ग माता बहनों को, बच्चों को जो है कि आने जाने के लिए अच्छी गलियां दी जाए, सीवर व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। हाथ जोड़कर विनती है जिलाधिकारी महोदय से, आप दौरा करिए, वार्ड का, क्षेत्र का, मंदिर का, सब कुछ बनाइए, लेकिन एक बार गलियों का भी दौरा अवश्य करें। विश्व कल्याण की कामना के साथ मार्कंडे महादेव परिसर में महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जप यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हुई।
श्री महारुद्राभिषेक जन कल्याण सेवा समिति के संयोजन में विश्व कल्याण की कामना को लेकर महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जप यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया गया। रुद्राभिषेक जन कल्याण के उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने महारुद्राभिषेक के नियमों की जानकारी दी, सभी से प्रभु की भक्ति करने का आह्वान किया। कहा कि प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है। रविवार सुबह कैथी स्थित मार्कंडे महादेव की यज्ञशाला में वैदिक यज्ञ अनुष्ठान आचार्य पंडित विनोद पांडे के ब्रह्मत्व में संपन्न हुआ। समाज में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, वैभव एवं पर्यावरण शुद्धि की कामना की गई। महारुद्राभिषेक जन कल्याण सेवा समिति के महामंत्री रामाधार पांडे ने कहा कि प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखने पत्रमुर्वे लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि नयाति। यानी असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, घोर दिया जाए यानी समुद्र को ही स्याही बना लिया जाए। सुरतरुवर शाखा पुष्प लेकर गणेश भगवान का सभी लोग ध्यान करेंगे। हम जीव को धारण की हुई है देवी तुम विष्णुनाधृता, और आपको विष्णु भगवान धारण किए हुए हैं। त्रम कुरुचासनम, मेरे आसन को शुद्ध करें, पवित्र करें। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाकर यज्ञ भूमि को प्रणाम करेंगे। धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञ राष्ट्रतुंजय महामंत्र का जप है, जिसके द्वारा विश्व कल्याण हेतु महारुद्राभिषेक महामृत्युंजय का आयोजन रखा गया है। जजमान का कल्याण हेतु 21 केंद्री यज्ञ रखा गया है और वैदिक मंत्र द्वारा जप पूजा किया जा रहा है। समस्त जजमानों के नाम द्वारा ये अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। सुख समृद्धि विश्व कल्याण हेतु यज्ञ भंडारा रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है गुरुजी? और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ पे करवाने का प्रयोजन क्या होता है? यहाँ मार्कंडे महादेव गंगा तट प्रांगण में सुख समृद्धि मनोकामना हित में ये यजमान की कल्याण हेतु ये भव्य अनुष्ठान रखा गया है, जो हमारे रामलला विराजमान है। इस भारत में 2024 में सुख शांति समृद्धि हेतु इस अनुष्ठान को रखा गया है। क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? हाँ, यह कार्यक्रम बाबा मार्कंडेश्वर महादेव के प्रांगण में श्री महारुद्राभिषेक जन कल्याण सेवा समिति यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह हर साल यह समिति सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक साल यह आयोजन होता है। इसमें महामृत्युंजय महामंत्र का जप होता है। प्रत्येक दिन मार्कंडेश्वर महादेव के शिवलिंग पर पृथक पृथक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है।
हम सभी लोग जजमान का संकल्प लेकर आते हैं और यहाँ प्रत्येक साल यह यज्ञ करते हैं राष्ट्र कल्याण के लिए, जजमान कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए यह यज्ञ हर साल करते हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर वाराणसी जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे आप? हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन से माली बनाया जाए और ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त रखा जाए। तो यहाँ अभी आप लोग कहाँ पर आए हैं और किससे अभी पत्र दिए? हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। पेंशन का मांग तो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा क्या रीजन है कि नहीं हो रही? अब सरकार की क्या मंशा है, पूरे प्रदेश का जो है, पूरे भारत के लोग कर्मचारी जो है हड़ताल पे जाएंगे। चुनाव के पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होगी आगे आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? कर्मचारी जो है हमेशा शासन के खिलाफ वोट करेंगे, हम इनके खिलाफ जो है रणनीति बनाएंगे और लड़ेंगे। कहीं कमियां रह रही है क्या आप लोग के आंदोलन में कि सरकार तक नहीं सुन पा रहे हैं? सरकार ये आज से नहीं, पहले से सरकार जो है कर्मचारी विरोधी है और इन्हीं के शासनकाल में, अटल जी के शासनकाल में जो है पेंशन जो है बंद हुआ है, उनको चालू करने में लगता है कि कुछ अबूझ लग रहा है। सारे संगठन क्यों नहीं आपके एक साथ होके जो है? सारे संगठन एक साथ है, हम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ भी धरना करते हैं और आज हम लोग जो है ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीर चौरा कबीर कीर्ति मंदिर में धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था के वार्षिक सम्मेलन पर भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया। कबीर कीर्ति मंदिर कबीर चौरा में धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था का 38वां वार्षिक सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वर्तमान समस्याओं का निदान एकमात्र मानवतावाद के सूत्रों सत्य न्याय धर्म की स्थापना से ही संभव है। ये बात गाजीपुर से चलकर आए कथावाचक माधव कृष्ण ने भक्तों के समक्ष कहा। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति भी हुई, जिसे सुनकर भक्तों ने भी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कि इस मानव धर्म के झंडे के नीचे पूरे विश्व को आना पड़ेगा। ये श्री महाराज जी की श्रीमुख वाणी है। और मेरे भाई मृषा न होय देव ऋषि वाणी, संत महापुरुषों की वाणी अन्यथा नहीं आती। अतः हम लोभी भोगी लोग इस आशा से लगे हैं कि सदगुरु की वाणी अन्यथा नहीं जाएगी। अपने टूटे फूटे शब्दों में गिलहरी सेवा या चिड़िया चोट सेवा। BHU संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पंचांग संगोष्ठी में विद्वज्जनों ने भाग लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में एक दिवसीय पंचांग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विभाग के छात्रों ने वैदिक मंगलाचरण और कुलगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। इस मौके पर काशी से प्रकाशित होने वाले सभी पंचांगकारों द्वारा संवत 2082 के प्रकाशित होने वाले पंचांगों में एक रूपता हेतु वर्ष पर्यंत के सभी व्रत पर्वादि का परस्पर मिलान करते हुए गणितीय एवं धर्मशास्त्रीय आधार पर एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे कि पंचांग से संबंधित समस्त व्रत पर्व आदि में एक रूपता संपादित करते हुए ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा को संरक्षित किया जा सके। BHU के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष पांडे और डॉक्टर विनय कुमार पांडे ने बताया कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र अपनी उत्पत्ति काल से ही लोकोपकारक एवं लोक प्रसिद्ध शास्त्र रहा है। उत्सव धर्मी भारतीय समाज के व्रत पर्व उत्सव सहित सभी धार्मिक कृत्य भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित पंचांग द्वारा ही निर्धारित एवं संचालित होते हैं, लेकिन संप्रति विभिन्न मतों, सिद्धांतों, विधियों से निर्मित पंचांगों में गणितीय मानों की भिन्नता के कारण व्रत पर्व आदि में बहुशः भेद दिखाई देने लगा है, जिससे ज्योतिषी एवं सनातन धर्म को लेकर समाज में अनास्था उत्पन्न हो रही है। इसको व्यवस्थित करने का दायित्व मुख्य रूप से वाराणसी के सभी पंचांगकार बंधुओं एवं विद्वज्जनों का ही है, क्योंकि कहीं भी धर्म एवं शास्त्र से संबंधित भ्रांति उत्पन्न होने पर समग्र समाज काशी की ओर ही देखता है। लेकिन वर्तमान में काशी से प्रकाशित पंचांगों में भी गणितीय मानों की भिन्नता के कारण भेद दृष्टिगत है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी व्रत पर्व इत्यादि निर्धारित होते हैं, सबका आधार जो होता है पंचांग है। और पंचांगों में विगत 4-5 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्रत और पर्व जो है वो 2-2 दिन लग जा रहे हैं। इससे समाज में भ्रांति उत्पन्न हो रही है और हमारा सनातन धर्म और हमारे संस्कृति और सभ्यता को अपनाने वाले जो लोग हैं वो दुविधा की स्थिति में पड़ जा रहे हैं कि आखिर किस दिन हम व्रत को मनाएं, किस दिन पर्व मनाएं, किस दिन उत्सव मनाएं। तो इसी में एक रूपता स्थापित करने के लिए, अर्थात काशी से छपने वाले जितने भी पंचांग हैं वे उन सभी में व्रत पर्व एक ही दिन हो, चाहे उनका मान जो भी हो, धर्मशास्त्रीय आधार जो भी हो, अपने अपने आधारों की, अपने अपने गणितीय मानों की वे समीक्षा करें और सभी लोग
शास्त्र को आधार बना करके व्रत पर्वों को एक ही दिन लिखें, जिससे कि हमारा समाज सशंकित न हो और हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न न हो। तो इसी को लेकर के काशी से छपने वाले जितने भी पंचांग हैं उन सभी के प्रधान संपादकों को बुलाया गया है और उनसे विचार विमर्श हो रहा है। और संवत 2082 में अर्थात 2025 के लिए जो पंचांग प्रकाशित होगा वो अप्रैल मई 2024 तक छप जाता है। इसीलिए 2025 में जो व्रत पर्व आएंगे उनकी यह योजना चल रही है कि सभी लोग एक रूपता से छापें, एक ही दिन सभी लोग छापें, जिस दिन वास्तविक रूप में धर्मशास्त्रीय आधार से हो रहा है। और बहुत हद तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है और हम जल्दी ही हम लोग परिणाम इसका देखेंगे कि काशी में एक ही दिन होली, एक ही दिन दिवाली, एक ही दिन सारे व्रत पर्व मनाए जाएंगे। कोई भिन्नता किसी प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। कितने पंचांगों से लोग यहाँ पे पहुंचे? देखिए, जो 7-8 पंचांग जो प्रमुख पंचांग हैं, जैसे कि हमारा विश्व पंचांग है, उसके अलावा ऋषिकेश पंचांग के 2 एडिशन छपते हैं, एक विशाल उपाध्याय का और एक शिवमूर्ति उपाध्याय का। इसके अलावा गणेश आपाजी पंचांग हैं, उसके संपादक हैं। शिव गोविंद पंचांग है, उसके संपादक हैं। महावीर पंचांग है, उसके संपादक हैं। आदित्य पंचांग है, उसके संपादक हैं। इसके अलावा जंत्री कैलेंडर भी जो बनाते हैं वो लोग भी एकत्रित हुए हैं कि वो लोग भी अपने जंत्री और कैलेंडरों में उन्हीं को लिखें जो शास्त्र सम्मत हो और एक रूप हो। क्या सर आने वाले समय में पूरे भारत में एक ही पंचांग होगा? देखिए, बिल्कुल हम लोगों का प्रयास ये है कि सबसे पहले हम लोग काशी के पंचांगों में एक रूपता स्थापित कर लें, तो अगले वर्ष यह प्रयास होगा कि हम पूरे देश के पंचांगकारों को ऐसे ही आहूत करें और उनसे चर्चा करें, उनके मानों को देखें और फिर हम पूरे देश में एक तरह का पंचांग, एक ही व्रत पर्व इत्यादि मनाया जाए। इसका हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित ही इस महामना की बगिया में हम लोग सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी प्रत्याशा है और इसी के साथ हम लोग यह कार्यक्रम। देखिए, काशी पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग में आज पंचांगों के ऊपर जो काशी में जो भी पंचांग बनते हैं पूरे भारतवर्ष में वितरित होते हैं और सभी लोग व्रत और पर्व का जो निर्णय होता है काशी के पंचांगों को देखकर ही करते हैं। कुछ वर्षों में देखने में आया है कि पंचांगों के व्रत और पर्व के भिन्नता होने के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त रहता है और सोशल मीडिया के द्वारा अनाप शनाप बातें होती हैं। किसी का व्रत अगले दिन होता है, किसी का व्रत दूसरे दिन होता है। इसी को लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग ने यह एक फैसला निर्णय लिया कि जो भी काशी के पंचांगकार हैं एक मंच पर आए और जो आगामी वर्ष में पंचांग छपने वाला है 2025 का, उस पंचांगों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न हो। जो भी व्रत और पर्व हो वह शास्त्र सम्मत हो और एक रूपता के साथ हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्योतिष विभाग में जो ये पंचांग परिचर्चा पर संगोष्ठी चल रही है, सभी पंचांगकार उपस्थित हैं, अपने अपने पंचांगों का गणित करके ले आए हुए हैं। एक एक तिथि को मिलाया जा रहा है कि किस पंचांग में किस तिथि का मान कितना है, कौन सा पर्व, जैसे दुर्गाष्टमी व्रत कब होगा, दीपावली कब होगा, रक्षाबंधन कब होगा, होली कब होगी, नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा, इत्यादि जो भी व्रत है, हरितालिका व्रत हो या ज्योतपुत्रिका व्रत हो, जिन व्रतों में समाज में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं उन व्रतों को एक मंच के द्वारा और ज्योतिष विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचांगों में व्रत और पर्व में कोई भिन्नता नहीं होगी। सभी पंचांगों में व्रत और पर्व एक साथ समन्वय के साथ स्थापित किया जाएगा। गुरु जी, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितने पंचांगों को छापने वाले यहाँ पे? अभी काशी में 12 से 13 पंचांगकार हैं जो अलग अलग पंचांग निकालते हैं, जो भारत के कई राज्यों में जाता है। इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पहले काशी के पंचांगों को एक रूप कर ले, फिर अगले कुछ महीनों बाद मैं पूरे भारतवर्ष के पंचांगकारों को बुलाया जाएगा। आज जो महाराष्ट्र के पंचांगों को या दक्षिण भारत के जो पंचांगकार हैं उनको भी बुलाया जाएगा। उसमें यह निर्णय होगा कि भारतवर्ष में जो भी व्रत और पर्व का निर्णय हो एक मानक के अनुसार और शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार उसका प्रतिपादन हो। श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा अन्य क्षेत्र शबरी भंडारे का आयोजन हुआ।
विश्व प्रसिद्ध श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की राजधानी वड़ताल संस्थान द्वारा अन्न क्षेत्र शबरी भंडारा शुरू किया गया। 15 मार्च तक भंडारे का प्रारंभ आचार्य जी एवं महंत विजय बापू के आशीर्वाद के साथ हुआ। संतजन एवं भक्तगण के लिए सात्विक भोजन प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए संस्थान का प्रयास सराहनीय रहा। संस्था के चेयरमैन देवी प्रकाश स्वामी, महंत संत वल्लभ दास स्वामी, प्रमुख संत नौतम प्रकाश स्वामी एवं श्याम वल्लभ स्वामी गुजरात से उपस्थित रहे। दर्शनार्थी राम सेवकों की सेवा हेतु 100 से अधिक सेवकों की टीम के साथ संप्रदाय के स्वामी प्रेम स्वरूप दास महाराज बनारस वड़ताल की ओर से सेवाओं में प्रवृत्त रहे। श्री राम जन्मभूमि खाते सरस मजानो भंडारो चाली रह्यो छे। આજથી એનો શુભ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। વડતાલથી કોઠારી સ્વામી, નૌતમ સ્વામી, શ્યામ સ્વામી આગળ હરિભક્તોના માધ્યમથી અહીંયા પ્રારંભ થઈ જમવામાં સરસ મજાનો લાડુ છે, રોટલી છે, ફરસાણ છે, 2 શાક છે, દાળ ભાત છે, સલાડ છે, એમ પૂર્ણ થાળી સરસ મજાની અહીંયા બધા હરિભક્તોને અથવા ગામના જે દર્શનાર્થી લોકો જે અહીંયા દર્શન માટે આવે છે અને બધાને સારું સ્વાદિષ્ટ અને શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન મળી રહે એના માટે અમારા સુરતથી સંજયભાઈ, બંને સંજયભાઈ ભક્તિ કેટરર્સ દ્વારા સરસ મજાનો સારી રીતે બધાને પૌષ્ટિક આહાર મળે છે। બસ આ સેવાનો વડતાલ સંસ્થાને લાભ મળ્યો એ બદલ વડતાલ સંસ્થા પણ ગૌરવ અનુભવે છે। બસ રોજે અહીંયા 1 મહિના સુધી આ પ્રસાદની વ્યવસ્થા રાખેલી છે। તો જે હરિભક્તો અહીંયા પ્રસાદ લેવાનો હોય તે અહીંયા કોન્ટેક્ટ કરી અને भोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा 37वां दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी 20 फरवरी को किया गया है। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में होगा, जिसके मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जबकि देश भर में फैले हुए इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में इसके विशिष्ट अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा होंगे। ये कार्यक्रम का आयोजन स्थल इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के पीछे स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बीएचयू में होगा। 37वें दीक्षांत समारोह में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में 3,538 छात्र योग्य पाए गए हैं, जिसमें से लगभग 150 छात्रों को दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए चुना गया है। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नप त्रिपाठी ने दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह की जो खास बात है वो कि 3,08,000 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और जैसा मैंने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के अंतर्गत इसमें से 3538 विद्यार्थी हैं जिनको ये उपाधि प्रदान की जाएगी। और इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी पर 20 कैदी भी हैं वाराणसी केंद्रीय कारागार के, जिन्होंने अपने अपने पाठ्यक्रमों में को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उनको भी 20 कैदियों को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी। एक खास बात है कि जो 3,08,000 विद्यार्थी जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको उपाधि प्रदान की जा रही है, इनको एक क्लिक के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक क्लिक के माध्यम से डिजी लॉकर में सीधे सभी 3,08,000 विद्यार्थियों को उनके डिजी लॉकर अकाउंट में ये विद्यार्थी कल प्रेषित कर देंगे। तो ये इस तरीके का कार्यक्रम करने वाला इग्नू हमेशा पहला विश्वविद्यालय है जो कि इतने अधिक छात्रों को एक साथ डिजी लॉकर में विद्यार्थी एक कंप्यूटर के क्लिक के माध्यम से उनको प्रदान कर देंगे। 20 कैदी भी कल उपस्थित, इनमें से 2 कैदी संभवतः उपस्थित रहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने विपक्षी दल के नेताओं पर कसा तंज।
पीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। विश्व कल्याण की कामना के साथ मार्कंडे महादेव परिसर में महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जप यज्ञ अनुष्ठान की हुई शुरुआत। और पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।